Hello guys, now we'll study the class 9th NCERT Democratic Politics chapter 5 Democratic Rights. Here we'll study अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या क्या राइट्स होते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे बेसिकली 5 प्रकार के राइट्स पढ़े थे। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे स्टडी की थी। तो बेसिकली हम जब हमने यहाँ पे जस्ट आई विल जस्ट शो यू द एग्जांपल। देयर इज़ अ जस्ट ग्राफ इज गिवन, फ्लो चार्ट इज गिवन, सी यू कैन सी हियर द fundamental rights. Okay, here are basically 6 fundamental rights, but we have in this book we have studied only till the one fundamental is right is actually merged. Okay, constitutional remedies we have not studied. Okay, so basically here we will study how this right can be secure. Okay, how this there are the rights are given in our constitution to everyone, but how this right can be secure. So this is the right to constitutional remedies जो हमने अभी नहीं पढ़ा था वो पढ़ेंगे. If the rights are like guarantees, they are of no use if there is no one to honor them. Okay, अगर मान लो राइट्स को एक गारंटीज़ के जैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कोई यूज़ नहीं है अगर उसको कोई ऑनर नहीं करेगा। तो द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर इन्फोर्सेबल. सो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो इन्फोर्सेबल है. इन्फोर्सेबल मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं भी उल्लंघन होता है तो आप उसको जाके कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो. वी हैव अ राइट टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ अबव मेंशन राइट. ओके, सो व्हाट इट सेइंग कि हमारे पास अधिकार है कि ये जो राइट है इनको इन्फोर्स करने का. दिस इज़ कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ और इसी को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बोलते हैं. ठीक है, बेसिकली हमने ये देखा कि हमारे संविधान ने, चलो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 5 फंडामेंटल राइट्स दिए. ठीक है, ये 5 जो हमारे मूलभूत अधिकार है, इसको राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है. लेकिन अगर मान लो किसी को ये सारी राइट्स दी जाती है तो क्या कई बार ये भी हो सकता है कि वो इंसान उसको मिसयूज़ कर सकता है. तो कैसे हम इस राइट्स को प्रिजर्व करेंगे, कैसे सिक्योर करेंगे, इसके लिए इसमें एक और राइट्स को ऐड किया गया जिसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. दिस इटसेल्फ इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये खुद में भी एक फंडामेंटल राइट है. दिस राइट्स मेक्स अदर्स राइट्स इफेक्टिव. सो इस राइट्स के इंक्लूड होने की वजह से जो बाकी के राइट्स थे 5 ऑलरेडी हमने जो स्टडी की इंडिविजुअली, उनको ये बेसिकली इफेक्टिव कहता है. इट इज़ द पॉसिबल दैट समटाइम्स अवर राइट्स में बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन, प्राइवेट बॉडीज़ और बाय गवर्नमेंट. सो बोला जाता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन किया जाए. ठीक है, उनको वायलेट किया जा सकता है सिटीजन्स के द्वारा, प्राइवेट बॉडीज़ के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा. तो व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट्स. तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी एक राइट्स को वायलेट किया जा सकता है तो हम इनको क्या करते हैं, कोर्ट्स में लेके जा सकते हैं. इफ़ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट्स वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. सो इफ़ इट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम उस फंडामेंटल राइट को लेके कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में. दैट इज़ वाई डॉक्टर अम्बेडकर कॉल द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ द हार्ट एंड द सोल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ही वॉज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इन्होंने जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इसको हार्ट एंड सोल के नाम से दिया है. रीज़न, क्योंकि अगर मान लो आपके पास 5 राइट है लेकिन इस राइट को का कोई रूल नहीं है या कोई लॉ नहीं है, तो जब तक इसका कोई लॉ नहीं बनेगा तो चीज़ें इसकी उल्लंघन हो सकती है. ठीक है, लेकिन अगर इसका कोई लॉ बन गया तो ये ही तो इसका बेसिक चीज़ होगा. तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही थी. नाउ fundamental rights are guaranteed against the action of legislature, executive and the any other authorities instituted by the government. बोला जाता है जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं वो गारंटेड की जा सकती है किसी के भी अगेंस्ट में, अगेंस्ट द लेजिस्लेचर के अगेंस्ट में, एक्सिक्यूटिव बॉडी के अगेंस्ट में. ठीक है,
और किसी भी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। बोल देता है कि यहाँ पे कोई भी लॉ और एक्शन ऐसा नहीं किया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, ठीक है। इफ़ एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव टेक्स अवे और लिमिट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इट विल बी इनवैलिड। बोला जाता है कि अगर कोई भी चीज़ें ऐसा काम करती है कि जो कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के चीज़ क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स से कुछ हटके काम करते हैं। जैसे हमारे राइट्स में मान लो कि राइट टू इक्वलिटी दिया है, ठीक है, लेकिन अगर कोई लेजिस्लेचर बॉडी उसे बोलती है कि अगर कोई स्कीम बनाती है या फिर कुछ और भी बनाती है जिसमें ये मेंशन होता है कि राइट इक्वलिटी का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो उसको क्या हो गया है, कैंसिल कर दिया जाता है। नाउ वी कैन चैलेंज सच laws of the central and state governments, the policies and the action of government or the government organization like the nationalized banks or electricity boards. What it's saying कि like due to such laws we can centralize the central state government policies of the government, okay, and the government organization like nationalized banks or electricity. So we have a right, through this fundamental right we have a right to challenge all the sectors, even it is a government bodies or it is a legislature body or it is executive judiciary body or it is a private body, we have a right to challenge in a court. Now court also enforce the fundamental right against the private individual and bodies. So basically court gives us permission to enforce the case against the any individual or private bodies. Now Supreme Court and the High Courts have the power to issue the direction, orders or writs for the enforcement of fundamental rights. So basically what is saying कि like जो इंडिया में बेसिकली कोर्ट है, लाइक सुप्रीम कोर्ट एपेक्स ऑफ द कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन अ स्टेट लेवल। सो ये दोनों कोर्ट को ये अधिकार होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, कोई भी नागरिक हो या फिर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, या कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हो और कोई प्राइवेट बॉडीज़ हो, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप कोर्ट में आके उसको अपील कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डर करने के लिए रिट्स का नाम दिया है, जिसको जो इन्फोर्स करने के लिए है फंडामेंटल राइट्स का। दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपनसेशन, ओके। तो बेसिकली ये जो रेट्स होती हैं इनसे क्या होता है, कंपनसेशन अवॉर्ड होता है। नाउ विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वायलेटर। तो जो विक्टिम्स है और वायलेटर्स है उसको पनिशमेंट देने के लिए। वी हैव ऑलरेडी सीन द चैप्टर 4 दैट द जुडिशरी इन आवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट। सो हमने जब चैप्टर 4 देख रहे थे, ठीक है, वहाँ पे टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट बॉडी हमने देखा था, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जुडिशरी बॉडी जो है हमारी कंट्री की, वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी है पार्लियामेंट की, ठीक है। और जुडिशरी पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इवन अ प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट, okay. So judiciary have the independent role to perform the any action. We also noted that our judiciary is a very powerful and can do whatever is needed to protect the rights of the citizen. So इफ़ वी टॉक अबाउट द कंटेक्स ऑफ इंडिया, सो इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट है और जो हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, इनके पास इतना पावर है कि अगर किसी भी सिटीजन्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और उसको रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। नाउ in case of any violation of fundamental rights, the aggrieved person can go to the court for remedy. बोला जाता है सपोज अगर किसी पर्सन के साथ कोई वायलेशन होता है, ठीक है, नोइंगली और अननोइंगली कोई भी वायलेशन होता है, उस पर्सन के साथ पूरा अधिकार है कि उसका उपचार करने के लिए वो कोर्ट में आ सकता है। बट नाउ एनी पर्सन कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इफ द सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज़ कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बोला जाता है कि थ्रू फाइलिंग द PIL एनी पर्सन और द इंडिविजुअल पर्सन कैन गो टू द कोर्ट टू फाइल द PIL। नाउ under the PIL, any citizen or groups of citizens can approach the Supreme Court or the High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government. बोला जाता है कि इस PIL के अंदर क्या होता है, कोई भी सिटीज़न और ग्रुप ऑफ सिटीज़न जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं, ताकि प्रोटेक्ट कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट किसी भी पर्टिकुलर लॉ और एक्शन के अगेंस्ट में। वन कैन राइट टू जजेस इवन ऑन अ पोस्ट कार्ड।
ठीक है। अगर मान लो कि कोई किसी को PIL फाइन नहीं करना है तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उनको जाके वो एक पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, उनसे भी उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है। द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ़ द जजेस फाइंड इट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। सो अगर उस जज को लगता है कि ये जो मैटर्स है ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आता है तो जज उसको क्या करेगा, उसे कोर्ट में लेके आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या समझ रहे हैं, हमने सब यहाँ पे जो समझा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये हमारे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का 6th पार्ट है, जो कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट भी बोला है। रीज़न क्योंकि जो हमारी 5 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू रिलीजन, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ओके। तो ये जो 5 हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी 6वीं राइट बनी थी, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है ये हमारे इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है और हमें इतना अधिकार देती है कि अगर हमारा कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स है इसका उल्लंघन किया जाता है कहीं पे भी, चाहे वो पब्लिक बॉडी हो, प्राइवेट बॉडी हो, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, इंडिविजुअल हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो हमें जो फंडामेंटल राइट्स की 6th राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, वो हमें एक अधिकार देती है कि हम अपना PIL कोर्ट के थ्रू फाइल कर सकते हैं। इवन अगर आप PIL नहीं फाइल करते हो तो आपको पोस्ट कार्ड के थ्रू जजेस को इन्फॉर्म करते हो, और अगर जजेस को लगता है कि आपका जो मैटर है वो पब्लिक इंटरेस्ट मैटर के अंदर आता है तो वो उस केस को आगे लेके जाएंगे मीन्स। और जो सुप्रीम कोर्ट में पास होता है रिट्स, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि जब हम आगे की क्लास में जाएंगे तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिट पढ़ेंगे, ठीक है। जो रिट्स होती है वो बेसिकली 4 टाइप्स की होते हैं। अभी आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, बट आप इस चीज़ को आगे की क्लास में समझोगे कि जो रिट्स होती हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं और ये अलग अलग चीज़ों के लिए कैटेगराइज की गई है। नाउ एक्टिविटी, इज़ देयर a state human rights commission in your state, find out about its activities, write a petition to NHRC if you know any instance of human rights violation in योर एरिया। बोला जाता है कि अगर मान लो आपके स्टेट में स्टेट ह्यूमन कमीशन, देखो स्टेट ह्यूमन कमीशन जो होता है और ह्यूमन राइट कमीशन, ये बेसिकली एक ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि इंसान के अगेंस्ट में कोई भी चीज़ें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी होती है। ये स्टेट पे भी होती है, सेंटर पे भी होती है। फाइंड आउट अबाउट इट्स एक्टिविटीज़, तो आपको ये पता करना है कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो करते क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है या कोई और बॉडी है, इसको इसमें जो मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, उनके टर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। पर अभी आपके स्टैंडर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आप कहीं भी सपोज़ अगर आपके स्टेट में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप अपने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपनी कंप्लेंट कर सकते हो, अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हो, या तो नेशनल हाई ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सेंट्रल लेवल पे होती है और स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्लास। तो बेसिकली अभी तक हमने जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेड, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू constitutional remedy, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एंड एंजॉयड अ लॉट। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट